हेलो स्टूडेंट्स, अपना लेसन चल रहा था जो आयन एक्सचेंज में अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण। ठीक है, कि धनायन विनिमय के द्वारा पौधों का पोषण किस टाइप से होता है, आज उस टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो अधिशोषित धनायन पौधे और सूक्ष्म जीव को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब होता क्या इसका कि जितने भी अधिशोषित धनायन होते हैं वो पौधों को और सूक्ष्म जीव को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जड़ों के अंदर आपको पता है मूलरोम होते हैं, मूलरोम का काम क्या होता है? अधिशोषण करना ही होता है। ठीक है, यह ऐसी क्रियाविधि है जो अधिशोषित धनायन की प्राप्यता को आसान कर देता है। ऐसी क्रियाविधि है जो अधिशोषित धनायन की प्राप्यता को क्या करता है? आसान करता है। इस संबंध में विनिमय स्पष्ट दो प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, फर्स्ट, पहले ये पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है। सबसे पहले क्या होता है, जड़ के अंदर मान लो जो पोषक तत्व है ना, धनायन विनिमय क्या करेगा? उन पोषक तत्वों को सबसे पहले तो करेगा स्वतंत्र। ठीक है, यह पोषक तत्वों को क्या करता है? स्वतंत्र करता है। जो मृदा विलयन में चले जाते हैं, जो मिट्टी विलयन में चले जाते हैं, मतलब पोषक तत्वों से जो आयन स्वतंत्र होंगे वो मिट्टी के अंदर जो पानी है उसमें चले गए। विलयन में यह मूलरोम या सूक्ष्म जीव के संपर्क में आते हैं, यहाँ उनका शोषण करती हैं, या फिर ये जल निकास द्वारा नष्ट हो जाते हैं। देखो जितने भी पोषक तत्व होते हैं मूलरोम के द्वारा पौधों को मिलते हैं। अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो बारिश वगैरह आई, ठीक है, पानी से मिट्टी का कटाव हुआ तो बह जाएंगे सारे। यदि मूलरोम और सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइड सतह के निकट संपर्क में होते हैं, मूलरोम और सूक्ष्म जीव मिट्टी के क्या होते हैं? संपर्क में होते हैं, तो मृदा कोलाइड में मूलरोम या सूक्ष्म जीव के धनायन के बीच एक सीधा विनिमय भी हो जाता है। इससे मूलरोम या सूक्ष्म जीव में पृष्ठ पर पैदा हुए H+ आयन और अधिशोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है। इससे पोषक तत्वों का जल निकास द्वारा नष्ट होने का भय भी नहीं रहता। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, ये एक पेड़ की जड़ है और इस जड़ के अंदर यहाँ पे ये क्या होते हैं? रोम होते हैं ना। तो ये जो मिट्टी के इसके चारों ओर कण होते हैं ना, ये इस रोम के द्वारा क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। रोम के द्वारा क्या होते हैं? मिट्टी के कणों में जो आयन है वो इस जड़ से क्या होंगे? अधिशोषित होंगे और ये पेड़ पे ऊपर की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे। यही बात आपको सिर्फ इसमें बताई गई है। उसके बाद ये बताया गया है धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, धनायन संतृप्ति। देखो सीधी सी बात है, धनायन विनिमय कब ज़्यादा होगा? जब धनायन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी। विशेष पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है का आप कैसे पता लगाओगे? ठीक है, इसका आप कैसे पता लगाओगे? आप बताओगे उल्लेखनीय योगदान है। उदाहरण के लिए यदि मिट्टी में कैल्शियम संतृप्तता अधिक है तो इसका विस्थापन तुलनात्मक आसान व शीघ्र होता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आयन होंगे उतना ही ज़्यादा विस्थापन होगा, कहने का मतलब यही है। उसके बाद है सगुणित आयनों का क्या प्रभाव होता है? एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन सगुणित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। देखो सीधी सी बात है, मान लो ये एक Na है, इसके पास Ca है, इसके पास फिर Na है, फिर Ca है, फिर Na है, फिर Ca है। मान लो ऐसे ये आयन क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कह रहा है एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन जुड़े हुए होते हैं वे पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्रायिकता को हमेशा प्रभावित करते हैं। मान लो कैल्शियम ही लेना है तो सोडियम बीच में टांग अड़ाएगा। उदाहरण के लिए कैल्शियम अगर अधिक होगा तो पोटेशियम की प्रायिकता कम हो जाएगी, और यदि पोटेशियम अधिक होगा तो मैग्नीशियम की प्रायिकता कम हो जाएगी। ये आपके जट का क्वेश्चन हो गया। कैल्शियम के अधिक होने पर पोटेशियम नहीं ग्रहण होगा, इसी तरह पोटेशियम अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नीशियम भी ग्रहण नहीं होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं कोलाइड के प्रकार की। देखो बच्चों, होता क्या है, विभिन्न कोलाइड मिसेल की विशेष धनायन को धारण करने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग कोलाइड होते हैं, उनके धनायन के धारण करने की शक्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे मांट मोरलियोनाइट मिट्टी का एक टाइप है, में केओलिनाइट की अपेक्षा कैल्शियम अधिशक्ति से धारिता से होता है। मतलब कैल्शियम ज़्यादा किस में धारण होगा? मांट मोरलियोनाइट में होगा। इसलिए मांट मोरलियोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें चूना मिला के कम से कम बेस संतृप्त 70 कर लेना चाहिए। मतलब 70% आपको क्या करना चाहिए? चूना मिला देना चाहिए। दूसरी ओर केओलिनाइट इसमें कम बेस प्रतिशत बेस संतृप्त पर कैल्शियम को स्वतंत्र करता है, और केओलिनाइट के अंदर चूना क्या है? कम मिलाओ तो कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। मांट मोरलियोनाइट में कैल्शियम ज़्यादा मिलाओ तो चूना बाहर निकलेगा। ये कहना चाह रहा है। उसके बाद इसकी बात करते हैं अपने धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता क्या होती है। देखो संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद धनायन विनिमय क्षमता महत्वपूर्ण कारक होती है। अनेक वैज्ञानिक ने बताया है कि ना मृदा उर्वरता का एकमात्र स्रोत होता है वो मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता ही होता है। किसी मिट्टी के विनिमय भस्म की प्रकार व मात्रा का मृदा के सामान्य गुण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भाई मिट्टी सूखी है, गीली है, काली है, लाल है, सबका फर्क पड़ेगा।
उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं, मतलब जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, सबसे संतोषजनक भौतिक व पोषक स्थिति में होती है। कैल्शियम प्रधान मिट्टी सरंध्री व दानेदार होती है। कैल्शियम प्रधान क्ले में वातन व जल निकास अच्छे से होता है, मतलब गुड़ाई करोगे ना तो हवा पानी अच्छे से लगेगी, जिसके फलस्वरूप अधिक क्ले अंश के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। बेस असंतृप्त मृदाओं में विनिमय हाइड्रोजन तथा एल्यूमिनियम के कारण अधिक अम्लता होती है। लाइन याद रखना, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के कारण अम्लता होती है। हालांकि ये मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी होती है, लेकिन जब बेस असंतृप्ति की प्रतिशतता 30 से अधिक हो जाती है तो इन मृदाओं में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। ऐसी स्थिति में चूने का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं मिट्टी में चूने का प्रयोग कब करना चाहिए, जब बेस असंतृप्त की प्रतिशतता 30 से अधिक हो जाती है ना, तो उस मिट्टी में हमको क्या है, चूने का प्रयोग करना चाहिए। आगे बात समझ में ये, ठीक है बच्चों, तो इस मिट्टी में हमको क्या है, चूने का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अपने बात करते हैं, जब विनिमय सोडियम की मात्रा Na+ की मात्रा कुल विनिमय धनायन की 10 से 15% से हो जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय। Na मतलब 10 से 15% होगा मिट्टी में, तो हम उस मिट्टी को हम क्षारीय बोलेंगे। ऐसी मिट्टी का pH मान 8 से अधिक होता है। ये भी जेट में क्वेश्चन आया, क्षारीय मिट्टी का pH मान कितना होता है, तो ध्यान रखना 8 से अधिक होता है, ठीक है। जब विनिमय सोडियम का अनुपात इस सीमा से अधिक हो जाएगा तो कोलाइड संकीर्ण को संतृप्त करता है, तो क्ले Na क्ले में परिवर्तित हो जाता है। जो क्ले होगा वो सोडियम क्ले में चेंज हो जाएगा। यह मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होगी और इसका pH अब कितना हो जाएगा, 9 से 12 हो जाएगा। और जब pH किसी क्षारीय मिट्टी का 9 से 12 हो जाता है तो ये मिट्टी आपकी कहलाती है बंजर। क्या कहलाती है, बंजर, अनउपजाऊ। सभी सामान्य उपजाऊ मिट्टी में कुल विनिमय भस्म, ये आयन की मात्रा CEC का लगभग 80 से 90% तक होती है तथा विनिमय हाइड्रोजन प्राय 20% से कम होता है। इन मृदाओं में कैल्शियम मुख्य विनिमय भस्म होता है, जिसकी मात्रा कुल विनिमय धनायन की 60 से 80% होती है। और विनिमय में क्या होता है, जब कैल्शियम का विनिमय होगा ना तो जो मिट्टी बनती है उसको कैल्शियम क्ले बोलते हैं। अपनी बुक से इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे भी प्रिंट में थोड़ी अजीब सी आ रही है, ये पेज नंबर आ रहा है इसलिए, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान रखना, क्ले मिट्टी के कारण इस मिट्टी की pH कम हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 6.5 से 7.5 हो जाएगी, मतलब अम्लीय हो जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, ये आपका मैंने इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट कराया है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के देखना, आपको ये चीज़ें सारी समझ आएगी। पीछे वाले क्वेश्चन साथ साथ करते रहना, आपको हर चीज़ पता चलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के वीडियो में आपको इतनी चीज़ ही कराऊंगा, नेक्स्ट बात करूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में।